तो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। यहाँ पर हम उसी प्रिपरेशन को और मजबूत करने के लिए यहाँ पर पूरे 50 क्वेश्चन की क्लास लेके आए हैं। यहाँ पर पूरे 50 क्वेश्चन होंगे और ऑल यूनिट्स होंगे, सारे के सारे इम्पोर्टेंट होंगे। आपको मैंडेटरी यहाँ पर ये चीज़ होगी कि आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर करना है और अपना स्कोर लिखना है। लास्ट में बताना है कि हमारे 50 में से कितने हमने क्वेश्चन सही किया और कमेंट बॉक्स में हर क्वेश्चन का आंसर टाइप करना है। और तो शुरू से अंत तक इस क्लास को देखना है। सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम बेस्ड हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में जो क्वेश्चन हैं आपके एग्ज़ाम में फंसेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेयर शुड एन इंस्ट्रक्टर वॉइस बी क्लियर एंड ऑडिबल। अनुदेशक की आवाज़ कहाँ स्पष्ट और श्रव्य होनी चाहिए। तो कहाँ स्पष्ट और श्रव्य होना चाहिए, तो यहाँ ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन से आप अंदाज़ा लगाइए। अंदाज़ा कि आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन में इतना ज़्यादा कुछ है नहीं कि आप कंफ्यूज हों। ठीक है, तो अनुदेशक की आवाज़ क्लियर और ऑडिबल कहाँ होनी चाहिए, आपकी वर्कशॉप में होना चाहिए। वर्कशॉप में अनुदेशक की आवाज़ की क्लियर होना और ऑडिबल होना बिल्कुल ज़रूरी होता है, क्योंकि वहाँ पर जो स्टूडेंट ट्रेनिंग होते हैं, काम कर रहे थे वर्कशॉप में, वहाँ मशीनें होती, वहाँ पर आपकी आवाज़ क्लियर और ऑडिबल होना बहुत ज़रूरी है। और बात रही लाइब्रेरी की, लाइब्रेरी में बिल्कुल आपकी आवाज़ की ज़रूरत नहीं होती वहाँ पर। तो आपकी वहाँ पर आवाज़ स्पष्ट और श्रव्य होने की कोई ज़रूरत नहीं होती लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी में मैं रियल लाइफ एग्जाम्पल बताता हूँ। मैं खुद गया था एक बार, वहाँ पर मैं था, मेरा दोस्त था, तो वहाँ पर हम थोड़ा से बोले तब भी वो बोल रहे थे, जो हमारे लाइब्रेरी के टीचर थे, कि यहाँ पर बिल्कुल शांत रहो। मतलब आप समझ सकते हो लाइब्रेरी में बिल्कुल शांत रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर कोई दूसरा भी डिस्टर्ब हो सकता है। वहाँ पर बिल्कुल शांति की ज़रूरत होती है। तो सर जी लाइब्रेरी तो बिल्कुल नहीं हो सकता, कैफेटेरिया भी नहीं हो सकता, ऑफिस में भी आपकी आवाज़ क्लियर और ऑडिबल होने की ज़रूरत नहीं है। वर्कशॉप में बिल्कुल ज़रूरत होती है, कि वो वर्कशॉप में आपकी ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर ट्रेनिंग वर्क करते हैं। आपका जो इंस्ट्रक्शन है, वो जो आपका निर्देश है बिल्कुल क्लियर, जो आपका ट्रेनिंग है उसका पहुंचना चाहिए उस तक, तभी वो इस चीज़ को फॉलो कर पाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर A1 बिल्कुल सही होगा, वर्कशॉप। इसमें कोई भी तरह का डाउट हो तो उसको क्लियर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, विच टाइप ऑफ पर्सनालिटी मिक्स फ्रीली एंड स्पीक फ्लुएंटली। किस प्रकार का व्यक्तित्व स्वतंत्र रूप से घुल मिल जाता है और धारा प्रभाव बोलता है। व्यक्तित्व की बात करें तो पर्सनालिटी हर एक आदमी के अंदर होती है अपनी अलग अलग, और अलग अलग में क्या बात करूँ, सिर्फ 3 तरह की पर्सनालिटी होती है। ओके, तो पर्सनालिटी होती कितने तरह की है, 3 तरह की होती है, जो कि यहाँ ऑप्शन में दिए गए हैं। उनमें से कौन से ऐसे पर्सनालिटी है कि उस पर्सनालिटी वाला व्यक्ति स्वतंत्र रूप से घुल मिल जाता है और धारा प्रभाव बोलता है। ठीक है, तो उस तरह का पर्सनालिटी किस व्यक्ति के अंदर होगा। इंट्रोवर्ट तो होता है, जो इंट्रोवर्ट की थोड़ी मैं क्वालिटी बताता हूँ। इंट्रोवर्ट मतलब एक तरह से शांत व्यक्ति होता है, उसको अकेले काम करना पसंद होता है, नोट पढ़ना या राइट करना, ज़्यादा दोस्तों के साथ टीम वर्क करना, उसको फ्रेंडशिप करना ज़्यादा उतना पसंद नहीं होता है। किसको, इंट्रोवर्ट को। मतलब कहने का ये है कि वहाँ पर थोड़ा से वो शांत मिजाज का आदमी होता है और अपने ही दुनिया में उसको रहना पसंद रहता है। मतलब ज़्यादा भीड़ का काम, भीड़ में रहना पसंद नहीं होता है। और एक्सट्रोवर्ट होता है जो उसी के अपोजिट होता है। अपोजिट का मीन्स ये है कि उसको दोस्ती करना, दोस्तों से बात करना, ग्रुप में काम करना, पार्टिसिपेशन करना, ये सब किसको पसंद होता है, एक्सट्रोवर्ट को। ठीक है, तो एक्सट्रोवर्ट आपका इस क्वेश्चन का आंसर बैठेगा। क्यों सर, उसके लिए मैं आपको क्लियर करता हूँ। एम्बीवर्ट होता है, एम्बीवर्ट और एक्सट्रोवर्ट में जो हमारे आप साथी हैं, आप लोग पता है इन्हीं में कंफ्यूज होते हैं, एक्सट्रोवर्ट या एम्बीवर्ट में, दोनों में आप कंफ्यूज हो जाते हैं और नंबर कटा के चले आते हैं। जब क्या लगा देते हैं आप, एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट नहीं हो सकता सर जी, क्यों, क्योंकि एम्बीवर्ट में आपका इंट्रोवर्ट वाला भी क्वालिटी होता है और एक्सट्रोवर्ट वाला भी क्वालिटी होता है। तो जब दोनों क्वालिटी हैं तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो स्वतंत्र रूप से घुल मिल जाता है और धारा प्रभाव बोलता है, नहीं हो सकता। तो वहाँ पर कौन सा हो सकता है, एक्सट्रोवर्ट हो सकता है। एक्सट्रोवर्ट व्यक्ति का होता है, उसको पार्टिसिपेशन करना या ग्रुप में काम करना या मतलब किसी के साथ जल्दी घुल मिल जाना, एक्सट्रोवर्ट की एक क्या है, क्वालिटी है। ओके, तो एम्बीवर्ट क्या होता है, वहाँ पर एम्बीवर्ट थोड़ा समझ लीजिए, थोड़ी क्वालिटी उसके अंदर इंट्रोवर्ट वाली होंगी, थोड़ी क्वालिटी किसके और कौन सी होंगे, एक्सट्रोवर्ट वाली होंगी। जब उसके अंदर दोनों क्वालिटी है तो वो कैसे एक एक्सट्रोवर्ट के कंपैरिजन में उससे ज़्यादा हो सकता है, नहीं। तो ऑप्शन नंबर A2 बिल्कुल सही होगा आपका, एक्सट्रोवर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाई इज इम्पोर्टेंट फॉर एन इंस्ट्रक्टर टू प्रिपेयर ट्रेनिंग मटेरियल बिफोर कोर्स। जो आपका कह लीजिए इंस्ट्रक्टर है,
तो वो प्रशिक्षण सामग्री आपके पाठ्यक्रम से पहले क्यों तैयार करता है, इसका क्या महत्वपूर्ण रीज़न है, क्यों ये क्यों महत्वपूर्ण होता है, या आप ऐसे समझ सकते हैं। तो कार्यभार कम करने के लिए वो ऐसा नहीं करता कि अपना कार्यभार कम करने के लिए पाठ्यक्रम से पहले प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना, उसका ये इसलिए नहीं होता है कि उसका वर्कलोड रिड्यूस हो। तो किस लिए करता है सर जी? वो करता है आपका जो उसका लेसन होना वाला है, लेसन उसका इफेक्टिव हो सके, टू इन्हांस लेसन इफेक्टिव मीन्स पाठ प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए जो प्रशिक्षक होता है वो क्या करता है, आपके प्रशिक्षण सामग्री तैयार करता है अपने पाठ्यक्रम से पहले। ठीक है, ऑप्शन नंबर A2 बिल्कुल सही होगा आपका, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो किस लिए पहले से तैयार करता है, ताकि जो वो पढ़ाने वाला है क्लास में, क्लास शुरू होने से पहले वो सब चीज़ इसलिए तैयार कर देता है कि जो लेसन इफेक्टिवनेस है वो बढ़े, जिससे छात्र विषय में अधिक गहराई से समझ पाएंगे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंड कर पाएंगे। मेन मतलब इंस्ट्रक्टर या टीचर कह लीजिए, उसका मेन पर्पज़ तो यही होता है ना, जो उसके सामने बैठा ट्रेनी है, स्टूडेंट है, वो जो पढ़ा रहा है वो कौन सा मेथड यूज करे जिससे उसके सामने बैठा हुआ ट्रेनी ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाए और क्या कर पाए, अंडरस्टैंड कर पाए। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर A2 बिल्कुल सही होगा। प्रशिक्षुओं को प्रभावित करने के लिए आपका ये सब नहीं होता है, ना ही आपका प्रशासनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। आपका ऑप्शन नंबर A2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्या कह रहा है, विच प्रिंसिपल क्यूरियोसिटी अमोंग लर्नर्स, कौन सा सिद्धांत शिक्षार्थियों में जिज्ञासा पैदा करता है। जिज्ञासा मतलब आप समझिए, जो जिज्ञासा कौन सा सिद्धांत पैदा करता है। तो यहाँ पर क्या आप इंटरेस्ट में लगा सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर फंस सकते हैं आप। इंटरेस्ट में आप लगा देंगे तो आपका गलत होगा। वैसे मुझे पता है कि आप जीवन से जुड़ना, गतिविधि, ये दोनों आपको पता है कि नहीं करेंगे आप, बट आप यहाँ पर ज़्यादातर लोग यहाँ पर दोनों में फंस जाएंगे। तो आपको याद रखना है इंटरेस्ट के लिए, तो इंटरेस्ट के लिए आप जिज्ञासा पैदा करना कहें तो सर जी ये नहीं होगा, ये गलत होगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट, जिज्ञासा पैदा करने के लिए आपका मोटिवेशन होता है। क्या होता है, मोटिवेशन होता है। ऑप्शन नंबर A2 बिल्कुल सही होगा, मोटिवेशन। ठीक है, मोटिवेशन मतलब एक तरह से प्रेरणा का सिद्धांत होता है, ये मोटिवेशन का सिद्धांत होता है। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन का एक तरह से कह लीजिए। इसके भीतर क्या होता है, किसी नए विषय को जानने और सीखने की उत्सुकता। एक और होता है इसका वर्ड उत्सुकता, जो क्यूरियोसिटी लिखा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्वेश्चन में। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जिज्ञासा होता है। जिज्ञासा पैदा करने के लिए जो आपकी ज़रूरत होती है वो होती है मोटिवेशन की। किसकी ज़रूरत होती है, मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। ऑप्शन नंबर A2 बिल्कुल सही होगा, मोटिवेशन। आपको इसके पहले डाउट था, नो प्रॉब्लम, बट इसके बाद डाउट नहीं होना चाहिए, ना ही किसी तरह का आपको भ्रम होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर A2 बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। What does the principle of activity involves? गतिविधि के सिद्धांत में क्या शामिल है। गतिविधि का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, इसमें क्या शामिल है इन ऑप्शन में। बात करके सीखना एक्टिविटी के सिद्धांत में नहीं शामिल होता है। एक्टिविटी मतलब एक तरह से कुछ करने वाली, जिसमें कुछ एक्टिविटी हो रही हो। देख कर सीखना ये भी नहीं होगा सर जी, होगा क्या, करके सीखना। हम करके जो सीखते हैं उसमें एक तरह से क्या होती है, एक्टिविटी होती है। लर्निंग बाय डूइंग एक्टिविटी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी में क्या होता है, लर्निंग बाय डूइंग। इसमें किसी भी तरह का आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं कहूँ ज़्यादा से ज़्यादा इसके फंसने के चांस है। वैसे तो मैं जितने क्वेश्चन यहाँ पर लाया हूँ सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऐसी 3 क्लास होने वाली हैं जहाँ पर मैं पूरे 50 क्वेश्चन लाऊंगा, पूरी यूनिट से ओवरऑल क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आपको पूरी 3 के तीनों वीडियो को देखना है। तीनों में आपको एक चीज़ करना है कि शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है और सभी क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर करना है। अपने कॉपी पेन लेकर कहीं पर भी लिख लीजिए कि मैंने इस क्वेश्चन का आंसर ये किया था, मेरा सही हुआ था, गलत हुआ। और लास्ट में अपने आप को दिखाना है कि मेरी POT में कितनी तैयारी है और मैंने इस क्लास में कितने क्वेश्चन सही किए, ये चीज़ आपको मुझे बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका A3 बिल्कुल सही होगा, लर्निंग बाय डूइंग। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी क्या कहती है, लर्निंग बाय डूइंग, मतलब करके सीखना। एक तरह से क्या होता है, करके सीखना। ओके, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर A3 बिल्कुल सही होगा, लर्निंग बाय डूइंग। गतिविधि के सिद्धांत का सीधा मतलब होता है लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, जिससे छात्र खुद प्रैक्टिकल काम करके अनुभव सीखते हैं। ये आपका एक थोड़ा सा समझने के लिए है कि लर्निंग बाय डूइंग मतलब कुछ करके सीखना। ये एक्टिविटी प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी कहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ एन इंस्ट्रक्टर इज, एक अनुदेशक के व्यावसायिक विकास के लिए एक आवश्यक तत्व क्या है। ठीक है, ये एक इंस्ट्रक्टर के
प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए इनमें से कौन सा है तत्व, एलिमेंट कह लीजिए, जो उसकी ग्रोथ करेगा? तो सर जी एजुकेशन साइकोलॉजी होगा। एजुकेशन साइकोलॉजी क्योंकि इंस्ट्रक्टर होता है एजुकेशन से रिलेट करता है ना, तो वह प्रैक्टिकली किसी चीज़ को सिखाता है, अपने नॉलेज को डिलीवर करता है अपने स्टूडेंट तक। तो वहाँ पर जो एजुकेशन ऑफ साइकोलॉजी होती है वहाँ पर तरह क्या होता है, स्टडी ऑफ बिहेवियर, तो साइकोलॉजी का मतलब होता है। बट जहाँ पर एजुकेशन हो जाए तो वहाँ पर लर्नर्स बिहेवियर्स हो जाता है। क्या होता है? लर्नर्स बिहेवियर्स हो जाता है। तो वहाँ पर जब इंस्ट्रक्टर या टीचर को ये चीज़ पता होगी तो वो क्या करेगा, अपने जो लर्नर्स है, उसका ट्रेनी है, उसके बिहेवियर को जल्दी से वो फाइंड आउट कर पाएगा। फाइंड आउट मीन्स ये स्टूडेंट के बोलने के पहले ही वो समझ जाएगा इसके थ्रू कि स्टूडेंट की क्या उसकी पोजीशन है, वो क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो एजुकेशन साइकोलॉजी बिल्कुल आपकी क्या होगी, आवश्यक एलिमेंट होगा आपके किसके लिए, अनुदेशक के व्यावसायिक विकास के लिए क्या ज़रूरत होगा, एजुकेशन साइकोलॉजी बिल्कुल ज़रूरी होगा। वहाँ पर आपकी राजनीति, कंटम भौतिकी, पर्यावरण अध्ययन, ये कुछ नहीं होगा। क्या होगा? एजुकेशन साइकोलॉजी होगा। इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच फैक्टर आर कंसीडर्ड फॉर ट्रेड ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव? व्यापार प्रशिक्षण उद्देश्यों के किन कारकों पर विचार किया जाता है? व्यापार परीक्षण, ठीक है, ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव, इनमें व्यापार परीक्षण में उद्देश्यों के लिए किन कारकों पर विचार किया जाता है? ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप देखिए, इसका आंसर करिए क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 को देख लेते हैं हम। नीड कह रहा भैया बिल्कुल ज़रूरी है। आप कोई भी काम कर रहे होंगे, मैं रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूँ। आप अभी CITES कर रहे हैं या करने वाले हैं, ठीक है, आप इस वीडियो पर आए हैं, आपका इसका कुछ तो ज़रूरत होगी। आप इस कोर्स को कर रहे हैं, आपकी क्या ज़रूरत है कि हम इस कोर्स को करेंगे, अपने करियर में ग्रोथ करेंगे, मतलब एक तरह से हम किसी जॉब के लिए एलिजिबल हो जाएंगे इस कोर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस कोर्स की आपकी इसलिए ज़रूरत है कि आपको अच्छे से अच्छा अपने नॉलेज में ग्रोथ होगा और क्या होंगे, आप इंस्ट्रक्टर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो एलिजिबल होने के लिए क्या ज़रूरत है सर जी? इस कोर्स की ज़रूरत है, मतलब नीड है। नीड सबसे चीज़ ज़रूरी होती है किसी चीज़ के लिए। भैया मैं सच बता दूं, किसी भी चीज़ की अगर नीड नहीं है उस चीज़ का क्या ही मतलब। हर चीज़ की ज़रूरत होती है जो चीज़ आदमी करता है। उसके बाद ज़रूरत है तो आपके पास टाइम भी होना चाहिए। अब किसी के पास ज़रूरत है बट उसके पास टाइम नहीं है, तो टाइम भी उतना मैटर करता है जितने ज़रूरत मैटर करती है। फिर उसके बाद फैसिलिटी, आपके पास सुविधा है नहीं है, क्योंकि नीड और टाइम तो हो सकता है बट उसके साथ आपके क्या होना चाहिए, सुविधाएं भी होना चाहिए, फैसिलिटी भी होना चाहिए। थोड़ा सा फैसिलिटी मीन्स आपके पास व्यवस्था, सुविधाएं मीन्स फाइनेंशियल, या आपके पास वैसी चीज़ होनी चाहिए जिसकी चीज़ वहाँ पर ज़रूरत है। ठीक है, उस चीज़ की सुविधा चाहिए आपको। तो अगर वो चीज़ नहीं है तो आपके पास इन दोनों चीज़ हैं तो भी आपके पास नहीं होगा। सर जी ये तीनों के तीनों एक दूसरे का पूरक है। पूरक मतलब तीनों के बगैर आपका एक चीज़ है तो वहाँ पर आपका काम नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है व्यापार परीक्षण उद्देश्यों के लिए किन कारकों पर विचार किया जाना चाहिए, तो सर जी सबसे पहले नीड होनी चाहिए। उस चीज़ की नीड है नहीं है, नीड है तो तभी होना चाहिए। उसके बाद उस चीज़ के लिए टाइम भी होना चाहिए। टाइम के साथ क्या होना चाहिए, फैसिलिटी होना चाहिए। यहाँ पर ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव पर बात की गई है, तो यहाँ पर ये चीज़ क्या होती है पहले से पहले देखना चाहिए। ट्रेनिंग का उद्देश्य तय करते समय मतलब समाज या उद्योग में उसकी आवश्यकता है, इंडस्ट्री में या सोसाइटी में उसकी नीड है। अगर नीड है तब तो ठीक है, अगर उसके बाद उसके लिए टाइम है तो भी आपका तभी हो पाएगा। उसके बाद फैसिलिटी, संस्थान में मतलब आप करा रहे हैं तो वहाँ पर संस्थान में आपके पास क्या होना चाहिए, सुविधाएं भी होना चाहिए। ये तीनों चीज़ पे आपको क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। सबसे व्यापार परीक्षण में उद्देश्यों के लिए किन कारकों पर विचार किया जाना चाहिए, सर जी इन्हीं 3 चीज़ों पर किया जाना चाहिए। आपका लोकेशन, टाइम, मनी, इंस्ट्रक्टर, मटेरियल्स, टाइम, नीड, लोकेशन, इंस्ट्रक्टर, ये तीनों के तीनों सर जी नहीं होंगे। सबसे ज़रूरी जो चीज़ होगी ये 3 होंगे, नीड, टाइम, फैसिलिटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस पर किसी भी तरह का आपका डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स पर पूछिए, मैं 100% उसका आपको डाउट क्लियर करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, व्हाट डज द टर्म कैरिकुलर रिफर टू? पाठ्यक्रम शब्द का क्या अर्थ है? पाठ्यक्रम शब्द का अर्थ क्या है? ये क्वेश्चन मैं कहूँ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स जिसका आंसर होता है उसमें इसमें लड़के बहुत फंसते हैं। उसमें इसमें मतलब एक क्वेश्चन और है जिसका आंसर होता है लिस्ट ऑफ टॉपिक्स। ठीक है, लिस्ट ऑफ टॉपिक्स होता है वहाँ पर, बट यहाँ पर पूछ क्या रहा है, व्हाट डज द टर्म कैरिकुलम रिफर टू? मैं आपको एक सजेशन दूंगा यहाँ पर कि भैया जब भी आप कोई एग्ज़ाम दें, CBT टाइप, खासकर CBT टाइप, तो वहाँ पर आपको इतना टाइम मिलता है कि आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ सकें, ऑप्शन को पढ़ सकें
और थोड़ा आप सोच सकें। आप जल्दबाजी में कभी भी ऐसे एग्ज़ाम ना दें। मेरा ये आपके लिए सजेशन रहेगा, आपको फॉलो भी करना चाहिए। आपके फाइनल एग्ज़ाम में या किसी भी टेस्ट होता है, आपको क्वेश्चन आता है, मैं मानता हूँ कि आपने तैयारी की है तो आपको क्वेश्चन आता है, बट फिर भी आप क्या करिए, पूरा क्वेश्चन पढ़िए, पूरा ऑप्शन पढ़िए, फिर अपना क्या करिए, जो सही आंसर है उसको टिक करिए, सेलेक्ट करिए। तो ठीक है, पाठ्यक्रम शब्द का क्या अर्थ है, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा है। तो पाठ्यक्रम शब्द का अर्थ क्या होगा, यहाँ पर लिस्ट ऑफ कोर्स टॉपिक्स नहीं होगा, यहाँ पर कैरिकुलम के बारे में पूछ रहा है, कैरिकुलम के बारे में पूछ रहा है, तो लिस्ट ऑफ कोर्स टॉपिक्स नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर कोर्स ऑब्जेक्टिव भी कैरिकुलम में नहीं होता। कैरिकुलम में होता क्या सर जी, कोर्स ऑफ स्टडी एफर्ट। क्या होता है, कोर्स ऑफ स्टडी एफर्ट, मतलब कैरिकुलम का अर्थ है पूरे शैक्षणिक सफ़र, जो आपका पूरा शैक्षणिक सफ़र है, या अध्ययन वर्ग, मतलब कोर्स ऑफ स्टडी से है जो छात्र को पूरे कोर्स के दौरान, जो पूरा कोर्स होगा उसके दौरान जो भी सिखाया जाएगा, जो भी अनुभव कराया जाएगा, वो क्या होता है, कैरिकुलम में होता है। तो ठीक है, क्या होता है यहाँ पर, कोर्स ऑफ स्टडी एफर्ट, प्रस्तावित अध्ययन का पाठ्यक्रम, बिल्कुल सही होगा। पाठ्यक्रम शब्द का जो अर्थ होगा वो यही होगा, कोर्स ऑफ स्टडी एफर्ट, प्रस्तावित अध्ययन का पाठ्यक्रम होगा, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर A3 बिल्कुल सही होगा, आपको इसमें किसी भी तरह का डाउट नहीं रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, व्हाट इज वन एडवांटेज ऑफ एनालाइजिंग अ सिलेबस। भैया आप पाठ्यक्रम का विश्लेषण करते हैं, आप अपने सिलेबस का एनालाइजिंग करते हैं, तो वहाँ पर इनमें से ऑप्शन में से कौन सा लाभ होगा, जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से आपका कौन सा लाभ होगा। लाभ तो बहुत से होते हैं, बट इन ऑप्शन में देखिए एक ही लाभ होगा जो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है, मेंशन किया है, वो आपको बताना है। तो क्या होगा, इंस्ट्रक्टर अंडरस्टैंड व्हाट टू टीच, बिल्कुल सही है। जब आप एनालिसिस करेंगे अपने सिलेबस का, वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो बहुत चीज़ ज़रूरी होंगी, कुछ ऐसी होंगी जो मतलब आप नहीं पढ़ाएंगे तब भी उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो वहाँ पर मेन चीज़ ये होता है, मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आप वहाँ पर स्किप कर दें, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। ठीक है, कि आप ये चीज़ आपको वहाँ पर क्लियर हो जाता है, सर जी मुझे इसमें पढ़ाना क्या है। ठीक है, एनालाइज करते हैं तो आपको ये चीज़ पता चलती है कि मुझे इस सिलेबस में ये चीज़ तो पढ़ाना ही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर A1 अभी तक क्या कह रहा है, अनुदेशक को समझना चाहिए कि क्या पढ़ाना है, जब वो एनालाइज करेगा तभी ये चीज़ पता चलेगा। तो अभी तक ऑप्शन नंबर A तो हमारा सही है, बट ऑप्शन पूरे देखना है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, रिड्यूस कोर्स फीस। भैया रिड्यूस कोर्स फीस का इससे कोई रिलेशन नहीं है, और पाठ्यक्रम की अवधि को बढ़ाने के लिए, पाठ्यक्रम की सामग्री को सरल करने के लिए हमारा एनालाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, एनालाइज करने का लाभ यहाँ पर जो पूछ रहा तो यही होगा कि अनुदेशक को समझना चाहिए कि भैया पढ़ाना क्या है। ठीक है सर जी, पढ़ाना क्या है, वहाँ पर जब आप एनालाइज करेंगे ये चीज़ पता चलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर A1 बिल्कुल सही होगा। मैं भी आपसे कहूँगा, कोई भी चीज़ आप पढ़ाते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन का मेन पर्पज, इस कोर्स का मेन पर्पज जो CITES को होगा वो इंस्ट्रक्टर को होता है। अगर आप इंस्ट्रक्टर बनते हैं या अनदर फील्ड में जाते हैं, तो कोई भी चीज़ करते हैं तो उसको एनालाइज करिए, उसके बाद वो चीज़ करिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा, बहुत ही अच्छा उसका आउटपुट आएगा अनदर कंपेरिजन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर A1 बिल्कुल सही होगा आपका यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर जी क्या कह रहा है, व्हाट एनालाइज लेवल इन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी डील विद। ब्लूम के वर्गीकरण में विश्लेषण, इसे ही कहते हैं अंग्रेजी में एनालिसिस, का कौन सा स्तर शामिल है। तो कौन सा स्तर शामिल है, एनालिसिस। एनालिसिस वर्ड का मतलब समझिए, विश्लेषण शब्द का मतलब समझिए। मैंने यहाँ पर बोथ लैंग्वेज में क्वेश्चन को क्रिएट किया, ऑप्शन को क्रिएट किया, तो आप इसमें कोई डाउट मत रखना, आपका फाइनल एग्जाम जो होगा वहाँ पर भी बोथ लैंग्वेज होगी। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा। तो जो एनालिसिस होता है तो क्या होता है, ब्रेकिंग मटेरियल्स इनटू कंस्टिट्यूट पार्ट्स, मतलब सामग्री को घटक भागों में तोड़ना। सामग्री को घटक भागों में तोड़ना कौन से स्तर में होता है, एनालिसिस। जब एनालाइज करते हैं तो आप जो भी आपका सिलेबस है छोटे छोटे भागों में तोड़ कर उसका एनालाइज करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऑप्शन नंबर A1 बिल्कुल सही होगा। एनालिसिस क्या होता है, सामग्री को घटक भागों में तोड़ना। ठीक है, निर्णय लेना, तत्वों को एक साथ रखना, प्रासंगिक ज्ञान को याद रखना, ये कुछ नहीं है। ऑप्शन नंबर A1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो यहाँ पर यहीं पर क्वेश्चन पूरा घूम के आ गया है, आपका ऑप्शन सारा सेम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपका ऑप्शन सारा सेम है, तो आप फंसना मत। यहाँ पर पूछ रहा क्रिएटिंग, क्या पूछ रहा क्रिएटिंग, व्हाट क्रिएटिंग लेवल इन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी डील विद, ब्लूम के वर्गीकरण में सृजन, सृजन मीन्स क्रिएटिंग स्तर में किससे संबंधित। भैया क्रिएटिंग मतलब किसी चीज़ को क्रिएट करना, नई चीज़ बनाना, ठीक है। तो वहाँ पर आपको भागों में तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वहाँ पर कोई नई चीज़ आप बना रहे हैं। निर्णय लेने की भी कोई क्रिएटिंग में कोई वो चीज़ का उसका वो नहीं होता है। बट यहाँ पर क्या होता है, तत्वों को एक साथ रख के ही तो कोई चीज़ आप बनाते हैं। भैया पहले अलग अलग चीज़ों को क्या करते हैं, डिवाइड करके उसको क्या करते हैं, बनाते हैं। फिर जब एक चीज़ बनाना होता है, किसी चीज़ को क्रिएट करना होता है, तो वहाँ पर क्या करते हैं, सब चीज़ों को एक साथ रख के क्या करते हैं, तत्वों को एक साथ रखना होता है यहाँ पर क्रिएटिंग में, ठीक है। ऑप्शन नंबर A3 बिल्कुल सही होगा। आपको वर्ड को समझना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। पूछ रहा क्रिएटिंग, क्रिएटिंग स्तर में क्या होता है, तत्वों को एक साथ रखना होता है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको किसी भी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए कि क्रिएटिंग में क्या होता है। क्रिएटिंग में यही होता है कि तत्वों को एक साथ रखना, जब एक साथ रखते हैं आप तभी कोई चीज़ बनती है। मतलब अलग अलग विचारों को अलग अलग विचारों या से ये तत्वों को एक साथ जोड़कर जो पुटिंग एलिमेंट्स टुगेदर होता है, कुछ नया और क्या होता है, उपयोगी ढांचा आपका बनके तैयार होता है। तो वहाँ पर क्रिएटिंग वर्ड का यही अर्थ होगा, तत्वों को एक साथ रखना। ऑप्शन नंबर A3 बिल्कुल सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, विच डोमाइन ऑफ लर्निंग इज रिलेटेड टू नॉलेज, सीखने का कौन सा क्षेत्र संबंधित है ज्ञान से, आपके नॉलेज। इन ऑप्शन में देखिए कि सीखने का कौन सा क्षेत्र ज्ञान से संबंधित है। भैया कॉग्निटिव होगा, आपको याद रखना कॉग्निटिव, ठीक है। आपके 3 होते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। एप्लीकेशन नाम का कोई नहीं होता है, ठीक है। 3 डोमाइन होते हैं आपके, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। तो तीनों के अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तीनों के तीनों क्वेश्चन आ सकते हैं अलग अलग तरीके से। जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है किससे, ज्ञान से पूछा गया, आपके माइंड से पूछा गया। तो माइंड से रिलेटेड कौन करता है, कॉग्निटिव रिलेट करता है। कौन करता है, कॉग्निटिव रिलेट करता है आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर A1 बिल्कुल सही होगा। ज्ञान के क्षेत्र से जो रिलेट करेगा आपका, वो किससे होगा सर जी, वो आपका होगा वहाँ पर कॉग्निटिव से होगा। किससे होगा, कॉग्निटिव से होगा, आपको याद रखना है। और अफेक्टिव क्या होगा, ये हार्ट से रिलेट करता है, आपके प्रभाव से, ठीक है। आपके हृदय से रिलेट करता है क्या, अफेक्टिव। साइकोमोटर वहीं पर क्या होता है, आपके फिजिकली वर्क, मतलब मोटर एक तरह से कोई गतिशील वर्ड है, मतलब समझिए कोई करने वाली चीज़। तो आप फिजिकली कुछ करते हैं, ये फिजिकल स्किल आपके किससे रिलेट करती है, साइकोमोटर डोमाइन से रिलेट करती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर A1 बिल्कुल सही होगा। आपका नॉलेज किससे रिलेट करता है यहाँ पर, कॉग्निटिव डोमाइन से। किससे, कॉग्निटिव डोमाइन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, एग्जाम्पल ऑफ लॉ इंस्ट्रक्शन टूल आर। तो निम्न तकनीकी अनुदेशक उपकरणों के उदाहरण हैं, क्या होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, ऑप्शन ए चाक बोर्ड एंड दीवार चार्ट। बिल्कुल सही है कि अनुदेशक उपकरणों के उदाहरण में आपका चाक बोर्ड और दीवार चार्ट होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन में आप फंस सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। चाक बोर्ड और वॉल चार्ट जो होता है पारंपरिक एक तरह से कम तकनीकी वाले संसाधन या साधन हैं, जिन्हें बिना किसी बिजली या एडवांस डिवाइस के इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन A1 अभी तक तो सही है, बट टेलीविज़न, रेडियो, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, मल्टीमीडिया किट ये नहीं होते आपकी, ठीक है, ये नहीं होते ऑप्शन में। ऑप्शन में ये बिल्कुल सही होगा A1। चाक बोर्ड एंड वॉल चार्ट क्या है आपके, निम्न तकनीकी अनुदेशक उपकरणों में उपकरणों के क्या हैं, ये उदाहरण है क्या, चाक बोर्ड और दीवार चार्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, विच स्ट्रेटजी इज सुटेबल फॉर एक्टिव लर्नर पार्टिसिपेशन। सक्रिय शिक्षार्थी मतलब एक्टिव लर्नर्स की पार्टिसिपेशन, भागीदारी के लिए आपकी कौन सी रणनीति मैं कहूँ तो उपयुक्त होगी, ठीक है। कौन सी रणनीति आपकी उपयुक्त होगी। सर जी लेक्चर मेथड से नहीं होगा, पूछ क्या रहा है, सक्रिय शिक्षार्थी भागीदारी के लिए, क्या एक्टिव लर्नर्स पार्टिसिपेशन के लिए आपका क्या होगा। तो आपका लेक्चर मेथड तो नहीं वहाँ पर बैठेगा, लेक्चर मेथड नहीं बैठेगा, वहाँ पर बैठेगा क्या, ग्रुप डिस्कशन। वहाँ पर जो आपके लर्नर्स हैं उनको बैठा के ग्रुप डिस्कशन कराइए, तब वहाँ पर क्या होगा, सक्रिय शिक्षार्थी भागीदारी होगी। सब अपना अपना मत देंगे, मतलब सभी वहाँ पर क्या करें, ग्रुप डिस्कशन में सभी छात्र खुलकर अपने विचार और सवाल साझा कर सकते हैं, जिससे क्लास में उनकी सक्रिय भागीदारी, एक्टिव पार्टिसिपेशन क्या होती है, सुनिश्चित होती है।
नो डाउट इसका आंसर क्या होगा, ग्रुप डिस्कशंस होगा। ऑप्शन नंबर A2 बिल्कुल सही होगा। आपको ईमानदारी के साथ बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन के सही किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ इंस्ट्रक्शनल मीडिया। निर्देशात्मक मीडिया का प्राथमिक फोकस क्या है। निर्देशात्मक मीडिया का, इंस्ट्रक्शनल मीडिया का प्राइमरी फोकस क्या है। प्राइमरी फोकस, तो प्राइमरी फोकस आपका यहाँ पर क्या होगा सर जी। ऑप्शन नंबर A को देख लेते हैं हम, क्या कह रहा है, इनहैंसिंग लर्निंग एक्सपीरियंस। बिल्कुल सही है, सीखने का अनुभव को बढ़ाता है ये। क्या जो आपका इंस्ट्रक्शनल मीडिया का प्राथमिक फोकस होगा उसका क्या होगा, इनहैंसिंग लर्निंग एक्सपीरियंस। ऑप्शन नंबर A1 बिल्कुल सही होगा, इनहैंसिंग लर्निंग एक्सपीरियंस। ठीक है, अभी तक क्वेश्चन बाद में क्या कर रहा है, प्रोवाइडिंग इंटरटेनमेंट। अरे भैया इंटरटेनमेंट के लिए नहीं होता ये सब। ठीक है, इंटरटेनमेंट के लिए थोड़ी ना इसका फोकस होता है। प्राइमरी फोकस पूछ रहा है, ठीक है, प्राइमरी फोकस पूछ रहा है तो वहाँ पर इंटरटेनमेंट बिल्कुल नहीं होगा। शिक्षार्थी का कार्यभार कम करने के लिए, शिक्षार्थी का कार्यभार कम करने के लिए क्यों होगा, उसका प्राइमरी पूछ रहा है। लागत बढ़ाने के लिए बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 के तीनों जो नीचे दिए हैं गलत है, डिस्ट्रैक्शन वाले। आपको बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर A1 बिल्कुल सही होगा, इनहैंसिंग लर्निंग एक्सपीरियंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिटेन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। भैया विम का फुल फॉर्म आ गया आपका। आप इसके पहले के क्लास नहीं देखे हैं तो देख लेना, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 50, इसके पहले ही मैंने अपलोड किया है। ठीक है, क्या है, इंस्ट्रक्शनल रिटेन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, लिखित अनुदेशात्मक सामग्री। ये विम होता है, क्या होता है, विम होता है। जो विम होता है इससे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके फाइनल एग्जाम में, या कह लीजिए टेस्ट में भी। आप क्लास टेस्ट देते होंगे, वहाँ पर भी आपसे विम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले यही याद रख लीजिए सर जी विम का फुल फॉर्म क्या है। क्वेश्चन में दिया गया है रिटेन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, तो इसका सामग्री प्रदान करता है, क्या प्रोवाइड करता है। आप इस चीज़ का यूज करते हैं तो इसका प्रोवाइड क्या करता है, तो सर जी ये प्रोवाइड करता है यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शनल, एक समान निर्देश प्रदान करता है हमारा क्या, विम। ऑप्शन नंबर A1 बिल्कुल सही होगा, यहाँ पर यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन प्रदान करता है हमारा क्या, विम। जैसे नोट्स, या आप कह लीजिए नोट्स देता है, या इसका यह फ़ायदा होता है कि छात्र जो होता है वह सभी छात्रों को एक समान और सटीक यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन प्रदान करता है। किसके थ्रू, विम के थ्रू, विम प्रदान करता है आपका। ठीक है, क्या, यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन। ऑप्शन नंबर A1 बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है, विच इंस्ट्रक्शनल मटेरियल इज यूज टू असाइनिंग टास्क टू सॉल्व। हल करने के लिए, कार्य सौंपने के लिए किस अनुदेशक सामग्री, मतलब किस इंस्ट्रक्शनल मटेरियल का उपयोग किया जाता है। तो सर जी लेसन प्लान नहीं होगा। लेसन प्लान ऑप्शन नंबर A1 में जो कह रहा है लेसन प्लान नहीं होगा। लेसन प्लान किस लिए करते हैं, जब हम किसी लेसन को कंडक्ट करने वाले होते हैं, ठीक है, तब उसका यूज करते हैं लेसन प्लान। सर जी लेसन प्लान कौन सा मटेरियल है, सर जी टीचिंग मटेरियल है, ये याद रखना है। बाकी ये जो दो दिए हैं असाइनमेंट सीट और इन्फॉर्मेशन सीट, ये क्या है सर जी, लर्निंग मटेरियल है। डेली डायरी आपका उसके अंदर नहीं आता। डेली डायरी कौन बनाता, सर जी सिर्फ स्टूडेंट बनाता है। एक ही चीज़ होती है जो स्टूडेंट बनाता है, ट्रेनी बनाता है, क्या होता है वो डेली डायरी होती है। तो बात आई आप यहाँ पर कार्य सौंपने के लिए, यानी हल करने के लिए, कार्य सौंपने के लिए अनुदेश इंस्ट्रक्शनल सामग्री या कहीं इंस्ट्रक्शनल मटेरियल कौन सा है, तो असाइनमेंट सीट होगा। क्या होगा, असाइनमेंट सीट होगा। क्यों होगा सर जी, हम कैसे मान लें, तो इन्फॉर्मेशन सीट में आपकी क्या होती है, लेसन प्लान की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होती है। किसमें, इन्फॉर्मेशन सीट में। तो असाइनमेंट सीट में आपका होता है कि जो आपका ये असाइनिंग टास्क सॉल्व करने के लिए देते हैं अपने स्टूडेंट या ट्रेनिंग के लिए, तो वहाँ पर क्या होती है, वो असाइनमेंट सीट होती है। ये भी क्या होती है, लर्निंग मटेरियल होता है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर A3 बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, व्हाट इज इन्फॉर्मेशन सीट। लो बैक टू बैक आ गया इन्फॉर्मेशन सीट, ये भी आपका क्या है, लर्निंग मटेरियल है। इन्फॉर्मेशन सीट क्या है, आपका सूचना पत्र क्या है, ये बताइए। तो ऑप्शन नंबर A1 क्या कह रहा है, उद्देश्यों के संबंध में विस्तृत जानकारी, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्टिव। तो कह रहा है जो उद्देश्यों के संबंध में विस्तृत जानकारी होती है आपके इन्फॉर्मेशन सीट में। जी हाँ सर जी, जो भी हमारा होता है लेसन प्लान, उसके डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होती है हमारे किसमें, सूचना पत्र में या इन्फॉर्मेशन सीट में। बाकी कौशल को क्रियात्मक चरण, प्रोसीजर, स्टेप ऑफ स्किल, ये तो आपका इन्फॉर्मेशन सीट में नहीं होता है। ठीक है, ना ही आपका
उद्देश्यों के संबंध में संक्षिप्त जानकारी आपका इन्फॉर्मेशन सीट में नहीं होता। हल करने के लिए कार्य सौंपना, असाइनिंग टास्क सॉल्व, इसके पहले मैंने आपको बता दिया है, इस ऑप्शन को तो आपको गलत लगाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसके लिए क्या होता है, असाइनमेंट सीट होती है सर जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर A1 आपका बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑप्शन नंबर A1 बिल्कुल सही होगा। आपको कोई भी तरह का डाउट नहीं रखना चाहिए। इन्फॉर्मेशन क्या है आपकी, एक तरह से टीचिंग मटेरियल है, वो सॉरी लर्निंग मटेरियल है। लर्निंग मटेरियल है, उसमें क्या होता है, लेसन प्लान की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होती है आपकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार का परीक्षण है, वस्तुनिष्ठ प्रकार का परीक्षण है। यहाँ पर थोड़ा सा आप अगर हिंदी में कम सही है तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। नो डाउट मैंने दोनों लैंग्वेज का यूज किया है। ठीक है, उसके लिए आपके पास बहाना नहीं है, अंग्रेजी में समझिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट का इनमें से कौन सा आपका लग रहा है कि ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट का क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट का परीक्षण है, टेस्ट है। तो सर जी इंटरव्यू में ऑब्जेक्टिव थोड़ी ना देते हैं हम, इंटरव्यू में बिल्कुल नहीं देते। प्रैक्टिकल में भी कहिए, प्रैक्टिकल में भी हम इंटरव्यू ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट नहीं देते हैं। ये मतलब कहने का मतलब ये ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट नहीं है क्या, इंटरव्यू, प्रैक्टिकल, ऐसे टाइप, ऐसे का ही दूसरा नाम क्या होता सर जी, सब्जेक्ट टाइप टेस्ट। ठीक है, ऐसे टाइप टेस्ट का क्या दूसरा नाम होता सर जी, सब्जेक्ट टाइप टेस्ट। और प्रैक्टिकल टेस्ट का भी दूसरा नाम होता है, जब आपसे पूछा जा सकता है सर जी क्या होता है वो, परफॉर्मेंस टेस्ट। क्या होता है, परफॉर्मेंस टाइप टेस्ट होता है। जो प्रैक्टिकल टाइप टेस्ट का दूसरा नाम क्या होता है, परफॉर्मेंस टाइप टेस्ट। ऐसे टाइप टेस्ट का दूसरा नाम क्या होता है सर जी, सब्जेक्ट टाइप टेस्ट। अब बात करो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट क्या होगा, यहाँ पर मल्टीपल चॉइस। क्या होगा सर जी, मल्टीपल चॉइस होगा आपका। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका A4 बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर क्या होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव परीक्षण की श्रेणी में आते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के अंदर आते हैं। क्योंकि क्या होता है, इनका केवल एक ही निश्चित या सटीक उत्तर होता है, मतलब जो होगा इसका आंसर सिर्फ एक होगा। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर सिर्फ एक है, ऑप्शन तो बहुत सारे हैं बट क्वेश्चन का आंसर सिर्फ एक है, फिक्स है, वो क्या है, मल्टीपल चॉइस। ठीक है, ऑप्शन नंबर A4 बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते क्या कहता है, व्हाट द लेवल 1 फोकस इन द 3 लेवल ऑफ टेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी। परीक्षण जटिलता के 3 स्तरों में लेवल 1 किस पर ध्यान केंद्रित करता है। इसके 3 लेवल हैं, जिनमें से पूछ रहा पहला लेवल आपका किस पर ध्यान केंद्रित करता है, किस पे, परीक्षण जटिलता के। ठीक है, परीक्षण जटिलता के 3 लेवल हैं, उनमें से पहला लेवल पूछना है। तो पहला लेवल है तो उसके लिए आपको समझिए क्वेश्चन थोड़ा से आपको मैं कहूँ तो मुझे लगता है कि आप यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, क्या हो सकते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं। तो नो डाउट इसके पहले कंफ्यूज है, कोई दिक्कत नहीं, बट मैं इसके बाद मैं क्लियर करूँगा। ठीक है, आप अपना क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल दीजिए। ठीक है, जिससे पता चलेगा कि आपका क्या थॉट है, आप क्या सोचते हैं। अगर आपको नहीं पता तब भी दीजिए, आपको क्या पता, आप जिस तरह से सोचते हैं वही तरीके सही हो। ठीक है, बाकी यहाँ पर आपको कोई मैं कहूँ तो फाइनल एग्ज़ाम नहीं है, आपका एक तरह से क्या है, रिवीजन में करा रहा हूँ, जो मेरी एक छोटी सी कोशिश है, जहाँ पर आपको अच्छे से अच्छा क्या हो सके, नॉलेज मिल सके, आपकी प्रिपरेशन हो सके। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और इसी से रिलेटेड हैं तो आप चैनल के साथ जुड़ना मत भूलना। ठीक है, तो बात अब क्वेश्चन की करते हैं। क्वेश्चन में पूछ रहा है लेवल 1 मतलब सबसे पहला लेवल क्या है, सबसे पहला लेवल क्या है, परीक्षण जटिलता। परीक्षण जटिलता में 3 लेवल होते हैं, नो डाउट। तो सबसे पहला लेवल जो होगा सर जी, आपके पास नॉलेज होना चाहिए, तथ्यात्मक ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान है तभी तो आप आगे कर पाएंगे, आपके पास नॉलेज ही नहीं है तो क्या कर पाएंगे सर जी। ऑप्शन नंबर A1 बिल्कुल सही होगा, फैक्चुअल नॉलेज, तथ्यात्मक ज्ञान होना चाहिए भैया। सबसे पहले किस पर लेवल 1 केंद्रित करता है, फैक्चुअल नॉलेज, तथ्यात्मक ज्ञान पर। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, लेवल 2 में ये होता है क्या, प्रिंसिपल्स एंड ट्रांसफर नॉलेज, ये तो होता है दूसरे में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा आपका। यहाँ पर क्या होगा, फैक्चुअल नॉलेज, तथ्यात्मक ज्ञान। ऑप्शन नंबर A1 बिल्कुल सही होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, लेवल 1 में क्या होता है, फैक्चुअल नॉलेज, किस पर ध्यान केंद्रित करता है, वो फैक्चुअल नॉलेज पर। किस पर, फैक्चुअल नॉलेज पर। किसी भी परीक्षण या टेस्ट में लेवल 1 का मुख्य काम छात्र के बुनियादी और तथ्यात्मक ज्ञान, फैक्चुअल नॉलेज को परखना होता है, जैसे कि परिभाषा या सीधे आप कहिए फैक्ट्स। ठीक है, तो लेवल 1 किस पर होता है, वो फैक्चुअल नॉलेज पर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज क्वालिफिकेशन पैक। सर जी क्वालिफिकेशन पैक को और एक नाम से जानते हैं हम, क्या होता है सर जी, वो क्यूपी होता है। क्या होता है, क्यूपी। ये भी हमें छेड़ सकता है, कैसे मतलब आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है ना कि क्यूपी को फुल फॉर्म बताइए, और इन तीनों मॉडल पेपर में मैंने पूछा भी है कि क्यूपी को फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, क्यूपी को फुल फॉर्म यहाँ पर आपको दे दिया गया है, क्वालिफिकेशन पैक। अगर इसके पहले आपको नहीं पता नो डाउट, बट इसके बाद पता होना चाहिए क्या क्यूपी का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, वैसे तो यहाँ पर दे रखा है क्वालिफिकेशन पैक। ठीक है, क्यूपी का फुल फॉर्म होता है क्वालिफिकेशन पैक। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन पूछ रहा है क्वालिफिकेशन पैक होता क्या है सर जी। क्वालिफिकेशन पैक क्या होता है आपका यहाँ पर, तो देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रोफेशनल नॉलेज एंड रिक्वायर्ड। आवश्यक व्यावसायिक ज्ञान नहीं, ऐसा नहीं होता, इसमें ज्ञान का आपका नहीं होता। तो होता क्या, सेट ऑफ NOS लाइन्स टू अ जॉब रोल। सर जी NOS का फुल फॉर्म आप बता दीजिए कि NOS का फुल फॉर्म क्या है, हमें नहीं याद है, हम भूल गए हैं। कुछ लोगों को पता भी होगा, वेरी गुड उनके लिए। NOS का क्या है, जिन्हें नहीं पता उनके लिए भी वेरी गुड, अब जान जाएंगे। NOS का फुल फॉर्म क्या होगा, नेशनल ऑक्यूपेशन स्टैंडर्ड। क्या होगा, नेशनल ऑक्यूपेशन स्टैंडर्ड्स आपका फुल फॉर्म होगा NOS। आपको लिख लेना है कॉपी पर जहाँ पर आप आंसर नोट कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो NOS का फुल फॉर्म नोट कर लेना, क्या होता है, नेशनल ऑक्यूपेशन स्टैंडर्ड। ओके, तो ऑप्शन नंबर A2 बिल्कुल सही होगा, सेट ऑफ NOS लाइन्स टू अ जॉब रोल। क्या होता है, नौकरी की भूमिका से संबंधित NOS का सेट होता है। क्या होता है, NOS का सेट होता है। ऑप्शन नंबर A2 बिल्कुल सही होगा आपका। नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन में क्वालिफिकेशन पैक, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन में क्वालिफिकेशन पैक का अर्थ क्या होता है, राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों, मतलब NOS के उस पूरे सेट से है जो किसी खास जॉब रोल के लिए ज़रूरी होता है। भैया आप इस जॉब रोल के लिए जो मेन चीज़ ज़रूरी होगी क्वालिफिकेशन पैक, तो इसी में होता है क्वालिफिकेशन पैक में कि आपके क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर A2 बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट। समय प्रबंधन का क्या महत्व है। भैया समय प्रबंधन करते, टाइम मैनेजमेंट करते हैं, बार बार आप देखते हैं टाइम टेबल बनाते हैं, सोचते हैं मैं टाइम का अच्छे से अच्छा यूज कर सकूं, टाइम का अच्छे से अच्छा लाभ उठा सकूं। ये कहते हैं ना टाइम दोबारा नहीं होता, ये बात बिल्कुल सही है। तो टाइम आप कैसे यूज करते हैं ये भी डिपेंड करता है ना। आप टाइम बर्बाद कर रहे हैं, अच्छा यूज कर रहे हैं, अपने करियर ग्रोथ से रिलेटेड कोई चीज़ कर रहे हैं, अपने टाइम का अच्छा यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। तो टाइम मैनेजमेंट करते क्यों है, उसका महत्व क्या है, वो बताइए इस ऑप्शन में। ठीक है, तो क्या होता है ये देखिए, क्वेश्चन को समझिए, आंसर करिए। ठीक है, तो पूछ रहा है टाइम मैनेजमेंट, ये समय प्रबंधन का क्या महत्व है। तो क्या महत्व होगा सर जी, अग्रिम योजना बनाने में सहायता होता है, फैसिलिटेट्स एडवांस प्लानिंग, बिल्कुल सही है सर जी। A1 बिल्कुल सही होगा आपका, अग्रिम योजना बनाने में सहायता। क्या होगा, अग्रिम योजना बनाने में सहायता। कार्यकुशलता कम करने के लिए, यार कम करने के लिए कब से हो गया, कम करने के लिए बिल्कुल नहीं होगा। कक्षा की क्षमताओं को अव्यवस्थित करने, वाह, टाइम मैनेजमेंट से आपका क्या हो गया, अव्यवस्थित होता है कभी नहीं, अव्यवस्थित तो बिल्कुल नहीं होता। प्रशिक्षुओं को हतोत्साहित करने के लिए, क्या ऑप्शन दे देते हैं सर, इसका तो आंसर हम ऐसे ही कर देंगे, ये गलत होगा। मिल गया आंसर, ऑप्शन नंबर A1 बिल्कुल सही होगा। अग्रिम योजना बनाने के लिए सहायता करता है क्या, टाइम मैनेजमेंट, बिल्कुल सही है। टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा महत्व यह है कि हमें भविष्य की गतिविधियों को एडवांस और अग्रिम योजना मतलब एडवांस प्लानिंग बनाने में मदद करता है क्या, टाइम मैनेजमेंट। ऑप्शन नंबर A1 बिल्कुल सही होगा, लगा दीजिए सर जी टिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। कक्षा प्रबंधन में क्या कार्य है, मतलब कार्य क्या है कक्षा प्रबंधन में, क्लास मैनेजमेंट में। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट, तो क्या होगा सर जी, प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट। ऐसा नहीं होता, प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट आपका क्लासरूम मैनेजमेंट में नहीं आएगा। ठीक है, सेफ्टी कंट्रोल मैनेजमेंट ये भी नहीं होगा आपका। क्या हाउस कीपिंग ऑर्गेनाइजिंग मैनेजमेंट, ये भी नहीं होगा। इसमें तो आप नहीं फंसेंगे मुझे पता, बट इन तीनों में फंस सकते हैं। तो क्या होगा, प्लानिंग, कंट्रोल, कम्युनिकेशन, ये तीन चीज़ होती है भैया कक्षा प्रबंधन में। कार्य क्या है, प्लानिंग, कंट्रोल, कम्युनिकेशन, योजना, नियंत्रण, संचार। ठीक है, प्लानिंग, कंट्रोल, कम्युनिकेशन। ठीक है, क्लासरूम को बेहतर ढंग से चलाने के लिए मुख्य रूप से आपका क्या होता है, तीन काम जरूरी होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, सही ढंग से योजना बनाना, प्लानिंग। फिर क्या होगा, नियमों का नियंत्रण करना मतलब कंट्रोल करना। फिर उसके बाद क्या हो, सही ढंग से बातचीत करना, संचार करना।
ठीक है, मतलब एक तरह से कम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर ए पर बिल्कुल सही होगा, प्लानिंग, कंट्रोल, कम्युनिकेशन, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है, व्हाट इज द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल वेल ऑर्गेनाइज्ड वर्कशॉप। वेल ऑर्गेनाइज्ड वर्कशॉप, एक सुव्यवस्थित कार्यशाला की मुख्य विशेषता क्या है। अनुचित वेलिडेशन, इम्प्रॉपर वेलिडेशन। अरे इम्प्रॉपर वेलिडेशन इसका थोड़ी ना वो है वेल ऑर्गेनाइजेशन का, तो भैया ये तो जब वहाँ पर वेल ऑर्गेनाइजेशन वर्कशॉप नहीं होगा तब ये चीज़ वहाँ पर होगी, ठीक है। बट यहाँ पर पूछ क्या रहा है, वेल ऑर्गेनाइजेशन वर्कशॉप, एक सुव्यवस्थित कार्यशाला की मुख्य विशेषता क्या है, तो आपका अनुचित वेलिडेशन नहीं होगा, ये गलत होगा, ठीक है। असुविधा, असुविधा कब से हो गई, असुविधा बिल्कुल नहीं होगी जब आप वेल ऑर्गेनाइज करेंगे। वहाँ पर क्या होगी सर, ये सेफ्टी होगी, सेफ्टी, वहाँ पर सेफ्टी होगी, कोई भी चीज़ करने की सेफ्टी होगी। मतलब आप वेल ऑर्गेनाइज वर्कशॉप है, आपकी एक सुव्यवस्थित वो कार्यशाला है, तो वहाँ पर आपकी क्या होगी, सेफ्टी होगी। आपका जब ट्रेनिंग वहाँ पर जाएगा, आप कोई चीज़ कराते हैं तो उसके लिए सेफ्टी होगी, ठीक है। फर्श की कम जगह हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन नंबर ए3 बिल्कुल सही होगा, सेफ्टी। क्या होगा, सेफ्टी। क्लासरूम के बेहतर ढंग से जब वहाँ पर बेहतर ढंग से वो क्या होगा, ऑर्गेनाइज्ड होगा, वेल ऑर्गेनाइज्ड होगा, तो वहाँ पर यही होगा कि सेफ्टी होगी। वो किसी वर्कशॉप को अच्छी तरह से व्यवस्थित करने का सबसे ये मुख्य मकसद वहाँ पर काम करने वाले छात्रों या स्टाफ की भैया सेफ्टी होती है, सुरक्षा होती है, ठीक है। तो उसी चीज़ को नियंत्रण करने के लिए हम क्या करते हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड वर्कशॉप करते हैं। ऑप्शन नंबर ए3 बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, विच प्रिंसिपल ऑफ काउंसलिंग इज टू कीप द क्लाइंट नेम एंड प्रॉब्लम स्ट्रिक्टली सीक्रेट। परामर्श का कौन सा सिद्धांत ग्राहक का नाम, समस्या पूरी तरह गुप्त रखना है। मतलब कौन सा सिद्धांत कहता है कि जो आपका परामर्श यानी जो ग्राहक है, ग्राहक का नाम और समस्या पूरी तरह से गुप्त रखना। तो सर जी संचार का सिद्धांत तो बिल्कुल नहीं से कहेगा। संचार का सिद्धांत कैसे कहता है, नहीं कहेगा ये, ठीक है। कहेगा क्या, गोपनीयता का सिद्धांत। बिल्कुल सर जी, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंटली बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर गोपनीयता का सिद्धांत कहता है कि जो आपका ग्राहक है उसका नाम और उसका क्या समस्या को पूरी तरह से आप क्या रखें, गुप्त रखें। काउंसलिंग में प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, गोपनीयता का सिद्धांत यह तय करता है कि परामर्श लेने आए व्यक्ति की पहचान और उसकी समस्या को हमेशा गुप्त रखा जाए। वो कौन करता है, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है। क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, व्हाट इज मेंटरिंग। मेंटरिंग क्या है, मेंटरिंग क्या है, ये चीज़ बताइए। तो मेंटरिंग क्या है, प्रोविजन ऑफ प्रोफेशनल असिस्टेंट, व्यावसायिक सहायता प्रदान, ये नहीं होगा आपका मेंटरिंग का। मेंटरिंग का ये नहीं होता, मेंटरिंग का ये नहीं होता, जजमेंट भी नहीं होता। होता क्या है वहाँ पर, कोलैबोरेटिव, मैनुअली बेनिफिशियल पार्टिसिपेशन, सहयोगात्मक, पारस्परिक रूप से लाभकारी साझेदारी। क्या पारस्परिक रूप से लाभकारी साझेदारी। ऑप्शन नंबर ए3 बिल्कुल सही होगा आपका। मेंटरिंग एक ऐसी सहयोगात्मक या कहिए पारस्परिक साझेदारी है, कोलैबोरेटिव पार्टिसिपेशन है, जिसमें एक अनुभवी मतलब एक एक्सपीरियंस बंदा या अनुभवी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को आगे बढ़ने में क्या करता है, हेल्प करता, मदद करता है। ऑप्शन नंबर ए3 बिल्कुल सही होगा, कोलैबोरेटिव, मैनुअली बेनिफिशियल पार्टिसिपेशन। अगला क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है, व्हाट डज मेंटरिंग प्रोवाइड्स। मेंटरिंग मतलब मार्गदर्शन से क्या मिलता है, आपके मार्गदर्शन से क्या मिलता है, क्या मिलता है, बेहतर कौशल या नॉलेज या एक्सपीरियंस, क्या मिलता है। ऑप्शन ए1 तो अभी तक सही है, बेहतर कौशल मिलता है हमें, ज्ञान और अनुभव मिलता है, किससे, मार्गदर्शन से, ये बात सही है। बट क्वेश्चन के ऑप्शन और हैं, वो भी पढ़ लो। लेस स्किल, अरे मिल गया, पहले ही कमजोरी मिल गई। लेस स्किल, मार्गदर्शन हम क्यों लेंगे, कम कौशल करने के लिए, ठीक है। और संदर्भ रेफरेंस निर्णयात्मक होना, ये नहीं होगा। क्या होगा आपका यहाँ पर, बेहतर कौशल, ज्ञान और अनुभव, बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है, व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वालिटी अ लीडर मस्ट पोसेस। एक नेता में सबसे जरूरी गुण क्या होना चाहिए, सबसे जरूरी गुण क्या होना चाहिए, ये चीज़ देखिए आप। क्वेश्चन थोड़ा मुझे लगता है कि आप
कंफ्यूज हो सकते हैं, ऐसा लगता है मुझको। बाकी आप तो पढ़े होंगे तो बिल्कुल आंसर करेंगे। क्वेश्चन की क्या मजाल आपको कंफ्यूज कर दे अगर आपको पता है आंसर, ठीक है। बट आपको नहीं पता तो वहाँ पर क्वेश्चन का काम ही होता है, जो 3 ऑप्शन होते हैं कि आपको क्या करें, डिस्ट्रैक्ट करें। क्या करें, डिस्ट्रैक्ट करें। तो देखिए ऑप्शन नंबर A1 क्या कह रहा है, दूरदर्शिता। हैविंग अ विजन, हैविंग अ विजन थोड़ा समझिए इस वर्ड का मतलब। एक सच्चे लीडर का सबसे मतलब अगर गुण कहिए तो दूरदर्शिता ही होता है। हैविंग अ विजन मतलब क्या, यानी उसे बिल्कुल स्पष्ट पता होना चाहिए कि टीम को भविष्य में कहाँ लेकर जाना है। भैया ये चीज़ तो पता ही होना चाहिए ना। तो सबसे कहिए इम्पोर्टेंट क्वालिटी क्या होगा, हैविंग अ विजन होगा। ऑप्शन नंबर A1 बिल्कुल सही होगा। क्या कह रहा है, दूरदर्शिता। एक नेता में सबसे जरूरी गुण क्या होगा, हैविंग अ विजन मतलब दूरदर्शिता, कि आप अपनी टीम को कहाँ पर लेके जाना चाहते हैं, ये होता है दूरदर्शिता, ठीक है। बाकी क्या कर रहा है, दूसरों को प्रेरित करना, साफ सफाई, घबराहट, ये नहीं होगा। आपसे पूछ रहा सबसे ज़रूरी तो यही होगा ना, दूरदर्शिता, हैविंग अ विजन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। व्हाट इज इंटरप्रेन्योरशिप, इंटरप्रेन्योरशिप क्या है, उद्यमिता क्या है। तो यहाँ पर रनिंग बिजनेस, व्यवसाय चलाना होगा क्या आपका। तो इंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ये होता है रनिंग अ बिजनेस। मतलब इंटरप्रेन्योरशिप का सीधा और सरल मतलब कोई नया व्यापार या व्यवसाय शुरू करना और उसे सफलतापूर्वक क्या करना, चलाना, रनिंग अ बिजनेस। ऑप्शन नंबर A1 बिल्कुल सही होगा। रनिंग अ बिजनेस, उद्यमिता क्या है आपका, रनिंग अ बिजनेस मतलब दूसरों को प्रभावित करना, नकारात्मक अवधारणा विकसित करना, लक्ष्य निर्धारित करना। आपका एंटरप्रेन्योरशिप नहीं होगा। क्या नहीं होगा, एंटरप्रेन्योरशिप नहीं होगा। होगा क्या वहाँ पर, रनिंग बिजनेस होगा। क्या होगा, रनिंग बिजनेस होगा। ऑप्शन नंबर A1 बिल्कुल सही होगा, रनिंग बिजनेस। अगला क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। व्हाट द फ्यूचर ऑफ लेजिस्लेचर, लाइसेंस मतलब लीडरशिप, हस्तक्षेप लीडर की विशेषता क्या है, हस्तक्षेप लीडरशिप की विशेषता क्या है यहाँ पर, ये बताइए। तो आपका यहाँ पर अनुयायियों को कोई स्वतंत्रता नहीं, ऐसा कैसे हो सकता, कोई स्वतंत्रता ऐसा नहीं होता इसमें, ठीक है। तो होता क्या है, अनुयायियों को पूर्ण स्वतंत्रता होता है, कंप्लीट फ्रीडम टू द फॉलोअर्स। क्या होता है, कंप्लीट फ्रीडम टू द फॉलोअर्स, अनुयायियों को पूर्ण स्वतंत्रता, ठीक है। क्या होगा, अनुयायियों को पूर्ण स्वतंत्रता। लेजेस फेयर नेतृत्व शैली में लीडर अपने साथियों या अनुयायियों को काम करने और फैसले लेने की पूरी छूट या पूर्ण स्वतंत्रता देता है, ठीक है। क्या है, दे देता है। इसका क्या होता है, एक हस्तक्षेप नेतृत्व यानी लेसेस फेयर की क्या है, एक तरह से लीडरशिप है। लीडरशिप की क्या है, हस्तक्षेप लीडरशिप की क्या है, विशेषता है, क्या, कंप्लीट फ्रीडम टू द फॉलोअर्स। अगला क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। इसका आंसर आपका क्या होगा, A2 होगा, ठीक है। क्या होगा, A2 होगा। आप देख लीजिए आपने सही किया था या गलत किए थे। क्या कह रहा है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग CAL। सबसे पहले सर जी आप ये बता दीजिए CAL का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि ये हमको छेड़ सकता मतलब आगे हमसे पूछा जा सकता है कि CAL का फुल फॉर्म क्या होता है। तो लिख लीजिए आप, क्या होगा, कंप्यूटर एडेड लर्निंग होगा। क्या होगा, कंप्यूटर एडेड लर्निंग होगा। आपको इसको फुल फॉर्म याद रखना, क्या होगा, कंप्यूटर एडेड लर्निंग। अब आते हैं क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है, CAL के उपयोग के क्या लाभ है। भैया हम इसका उपयोग करते हैं तो लाभ क्या है, हर चीज़ का लाभ होता है, तो इसका क्या लाभ है, क्या होगा, डिक्रीज द क्वालिटी ऑफ टीचिंग। अरे क्वालिटी कब से डिक्रीज होने लगी, CAL से, बिल्कुल गलत है ये। निम्न स्तरीय सोच, अरे लोअर ऑर्डर थिंकिंग, ऐसे कैसे होगा, CAL का को आप कहेंगे कि लोअर ऑर्डर थिंकिंग, ऐसे नहीं होगा। निर्देशों की अनुपलब्धता, अनअवेलेबिलिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन, ऐसे कैसे होगा। होगा क्या यहाँ पर, फ्लेक्सिबिलिटी इन लर्निंग, सीखने में लचीलापन, बिल्कुल सही होगा, सीखने में लचीलापन। ऑप्शन नंबर A4 बिल्कुल सही होगा, फ्लेक्सिबिलिटी इन लर्निंग, सीखने में लचीलापन, बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर A4। कंप्यूटर की मदद से क्या होता है, कंप्यूटर एडेड लर्निंग फुल फॉर्म होता है। इसका सबसे पहले ये याद रखना, इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि छात्र अपनी गति और सुविधा के अनुसार कभी भी पढ़ सकता है। देखिए अपनी गति और सुविधा के अनुसार कभी पढ़ सकता, कोई नॉलेज में तेज होता है उसको जल्दी समझ में आता है, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा, किसी के पास उस टाइम पर टाइम नहीं है, तो ये भी एक चीज़ मैटर करता है। तो यहाँ पर CAL में क्या होता है, उसको दोनों सुविधा मिलती है, वो कितनी भी बार पढ़ सकता है, अपनी गति के अनुसार पढ़ सकता है
और क्या कर सकता है, तो सुविधा के अनुसार वो कभी भी पढ़ सकता है, जिससे सीखने में क्या होता है, लचीलापन होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है सर जी। तो ऑप्शन नंबर ए 4 बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग स्टिमुलस? सिमुलेशन का उपयोग करने का क्या लाभ है? सिमुलेशन का उपयोग करने का क्या लाभ है? लोअर ऑर्डर थिंकिंग, अरे लोअर ऑर्डर थिंकिंग बिल्कुल नहीं होगा, एक तरह से निगेटिव ऑप्शन है, बिल्कुल गलत है। शिक्षण की गुणवत्ता में कमी बिल्कुल गलत होगा। क्या होगा? ऐड मोर एलिमेंट दैट टीचर कैन नॉट ऑफर, ऐसे और तत्व जोड़ना जो शिक्षक क्या कर सकता है, प्रदान नहीं कर सकता। ठीक है, ऐसे और तत्व जोड़ना जो शिक्षक प्रदान नहीं कर सकता, ये किसका काम होता है? सिमुलेशन का काम होता है। किसका होता है? सिमुलेशन का काम होता है। ऑप्शन नंबर ए 3 बिल्कुल होगा सर जी सही। ठीक है, सिमुलेशन मतलब क्या होता है? कंप्यूटर द्वारा असली, बिल्कुल असली जैसा माहौल बनाना। ठीक है, जैसे असली में होता है वहाँ पर नकली में बिल्कुल असली जैसा बनाना। किसके थ्रू? कंप्यूटर के थ्रू। ठीक है, आप बहुत सारी ट्रेनिंग भी दी जाती है इसी के थ्रू। ठीक है, बहुत सारी ट्रेनिंग भी दी जाती है सिमुलेशन के थ्रू, जहाँ पर सिमुलेशन मीन्स यही होता है एक असली जैसा अनुभव देना। ठीक है, एक असली जैसा मौसम, मतलब माहौल क्रिएट करना। क्या होगा? ऐड मोर एलिमेंट दैट टीचर कैन नॉट रेफर टू, ये चीज़ आपका टीचर नहीं दे सकता। ठीक है, वो ये चीज़ नहीं कर सकता, तो ये चीज़ क्या करता है? सिमुलेशन से होता है। ठीक है, ये ऐसी चीज़ों को जोड़ता है जो आपका प्रैक्टिकली में, जो आपका एक टीचर होता है, ठीक है, ये शिक्षक होता है, मशीनों को नहीं दिखा सकता, वो क्या कर सकता है? ये सिमुलेशन के थ्रू हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए 3 बिल्कुल सही होगा आपका। ऐड मोर एलिमेंट दैट टीचर कैन नॉट ऑफर, ऐसे तत्व जोड़ना जो शिक्षक नहीं प्रदान कर सकता। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। सिमुलेशन का उपयोग करने का लाभ आपका यहीं पर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग इंटरनेट इन लर्निंग? भैया सीखने में इंटरनेट के उपयोग का क्या लाभ है? आज के टाइम पर इसका आंसर आपको बताना बहुत ईजी, क्योंकि आप, ऐसा तो मुझे पता है कि कोई भी डाउट होता होगा जब आपके पास टीचर नहीं होता होगा, होता है भी, तो कुछ लोग होते हैं कि जिनको मतलब टीचर से पूछने में बहुत वो होता है, तो क्या करते हैं, अपना झटापट चैट जीपीटी पे जाते हैं या कोई और एआई टूल पे जाते हैं, इंटरनेट के थ्रू वहाँ पर अपना डाउट क्लियर करते हैं। तो भैया सीखने में इंटरनेट का उपयोग क्या है ये बताइए, इस ऑप्शन में से बताइए। वैसे तो आप लॉट ऑफ बता सकते हैं, मुझे पता है, बट आप इन ऑप्शन में से बताइए। प्रशिक्षुओं के लिए पाठों को बेहतर बनाता है। इनहैंस लेसन फॉर द ट्रेनी, बिल्कुल सही है। क्या करता है? प्रशिक्षुओं के लिए पाठों को बेहतर बनाता है। हाँ, ये तो सही है आपका अभी तक। क्वेश्चन नंबर A1 में तो बिल्कुल सही कह रहा है, इनहैंस लेसन फॉर द ट्रेनी। बाकी क्या कर रहा है? रिड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब लचीलेपन को कम करता नहीं। कम संसाधन उपलब्ध कराता है, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। पाठों तक कम पहुंच प्रदान करता है, कैसा नेगेटिव ऑप्शन दे देते सर जी। इन क्वेश्चन को तो हम ऐसे ही कर देंगे, पढ़े होंगे कर पाएंगे ना, बट फंसना बहुत कठिन बात नहीं होती, आदमी छोटे छोटे क्वेश्चन में फंस जाता है। इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, आंसर करिए, लास्ट में बिल्कुल बताइए अपना स्कोर क्या रहा आपका स्कोर। ऑप्शन नंबर A1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। व्हाट इज़ द नीड फॉर अ क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क? क्या है क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क? योग्यता ढांचे की क्या आवश्यकता है? क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क की क्या योग्यता है, क्या नीड है? तो देखिए क्या कह रहा है। एड्रेसिंग द इश्यूज ऑफ स्किल एक्वायरिंग इन द इनफॉर्मल सेक्टर बाय फैसिलिटेटिंग RPL, औपचारिक क्षेत्र में अर्जित कौशल के मुद्दे को संबोधित करना, RPL को सुगम बनाना। हाँ जी बिल्कुल सही है आपका, ये तो सही है ना। ऑप्शन नंबर A1 ही आपका सही होगा। क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क का यही होगा, एड्रेसिंग द इश्यूज ऑफ स्किल एक्वायर्ड इन द इनफॉर्मल सेक्टर बाय फैसिलिटेटिंग RPL, अनौपचारिक क्षेत्र में अर्जित कौशल के मुद्दे को संबोधित करना, RPL को सुगम बनाना। ठीक, ऑप्शन नंबर A1 बिल्कुल सही होगा। और क्या कह रहा है? योग्यताओं की पारदर्शिता में कमी करना। अरे ऐसे कैसे होगा? परिणामों की एकरूपता में अभाव, बिल्कुल गलत है। सीखने की क्षमता में कमी, ये भी गलत है। नेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क का एक बड़ा फ़ायदा यह है कि जो लोग बिना स्कूल गए किसी
अनौपचारिक जगह से, मतलब जैसे दुकान या गैरेज से क्या करते हैं, काम करके सीख जाते हैं, उन्हें आरपीएल सर जी थोड़ा फुल फॉर्म बता दीजिए, आरपीएल का क्या होगा? आरपीएल का फुल फॉर्म रिकॉग्निशन ऑफ प्योर लर्निंग। क्या होगा? रिकॉग्निशन ऑफ प्योर लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। व्हाट द 5 डोमेन इन एनएसक्यूएफ कार्ड। एनएसक्यूएफ में 5 डोमेन होते हैं, आपको याद रखना है। अब वो 5 डोमेन क्या कहलाते हैं वो बताइए। 5 डोमेन जो होते हैं एनएसक्यूएफ में वो क्या कहलाते हैं ये बताइए। तो वो 5 डोमेन क्या कहलाते हैं सर जी? लेवल डिस्क्रिप्टर कहलाते हैं। याद रखना, इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा लोग फंसते हैं। जो एनएसक्यूएफ के 5 डोमेन क्या कहलाते हैं? लेवल डिस्क्रिप्टर कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर A1 बिल्कुल सही होगा, लेवल डिस्क्रिप्टर कहलाते हैं आपके ये एनएसक्यूएफ के जो फ्रेमवर्क में अलग अलग स्तरों की योग्यता को मानकों वाले इन 5 क्षेत्रों या डोमेन कह लीजिए लेवल डिस्क्रिप्टर कहा जाते हैं। क्या कहा जाता है सर जी? लेवल डिस्क्रिप्टर कहा जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर A1 बिल्कुल सही होगा, बाकी नीचे के जो हैं ये कोई नहीं सही है। ऑप्शन नंबर A1 बिल्कुल सही होगा, लेवल डिस्क्रिप्टर कहलाते हैं एनएसक्यूएफ के 5 डोमेन क्या कहलाते हैं? लेवल डिस्क्रिप्टर कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। व्हाट आर द 5 डोमेन्स इन द एनएसक्यूएफ। वाह, क्या क्वेश्चन क्रिएट किए हैं सर आप। इसके पहले क्या था, उसके बाद उसका आंसर दे दिया आप। एनएसक्यूएफ के 5 डोमेन कौन से, इसके पहले क्वेश्चन देखिए क्या है, क्या पूछ रहा है। एनएसक्यूएफ के 5 डोमेन क्या कहलाते हैं, उसके बाद आप तो बता दिए यहाँ पर 5 डोमेन क्या है। गजब क्वेश्चन है। देखिए उसके 5 डोमेन आपको याद रखना है, और इन 5 डोमेन को क्या कहते हैं सर जी? लेवल डिस्क्रिप्टर कहते हैं। आपको याद रखना है, जो कि इस क्वेश्चन में था क्या था? लेवल डिस्क्रिप्टर था। क्या कहलाता? 5 डोमेन लेवल डिस्क्रिप्टर कहलाता। आप देख लीजिए 5 डोमेन क्या क्या है। प्लान, प्रोफेशनल नॉलेज, प्रोफेशनल स्किल, कोर स्किल, रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्लान नहीं होता सर जी, कहीं पर प्लान नहीं होता। ऑप्शन नंबर A1 गलत कर दीजिए आप। मेथड भी नहीं होता, ये भी गलत है, मेथड तो होता ही नहीं है। फिर क्या होता सर जी? प्रोसेस, प्रोफेशनल नॉलेज, प्रोफेशनल स्किल, कोर स्किल, रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके एनएसक्यूएफ का फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्या एनएसक्यूएफ का फुल फॉर्म, इसके पहले मैं बता चुका हूँ। एनएसक्यूएफ का फुल फॉर्म क्या होगा वो कमेंट बॉक्स पर आप बताइए क्या होगा। प्रोसेस, प्रोफेशनल नॉलेज, प्रोफेशनल स्किल, कोर स्किल, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। ऑप्शन नंबर A3 बिल्कुल सही होगा। जो एनएसक्यूएफ के 5 डोमेन होते हैं वो कौन सा होते हैं सर जी? वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर A3 में दिए हैं, हमें अभी तक नहीं पता था, तो नो डाउट अब आपको पता हो जाना चाहिए। प्रोसेस, प्रोफेशनल नॉलेज, प्रोफेशनल स्किल, कोर स्किल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये 5 डोमेन है आपके किसके? एनएसक्यूएफ के। ऑप्शन नंबर A3 बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। व्हाट इज एंड्रोगोजी। एंड्रोगोजी क्या है ये बताइए। एंड्रोगोजी क्या है? तो एंड्रोगोजी चिल्ड्रेन लर्निंग मेथड कैसे हो गया। इनके लिए क्या होता है सर जी? पेडागोजी होता है। क्या होता है? पेडागोजी होता है। तो उनके लिए यहाँ पर एंड्रोगोजी नहीं होता, तो ये क्या होता है सर जी? एडल्ट लर्निंग मेथड होता है। क्या होता है सर जी? एडल्ट लर्निंग मेथड होता है। इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही होगा A2, एडल्ट लर्निंग मेथड। क्या होगा? एडल्ट लर्निंग मेथड क्या होगा? एंड्रोगोलॉजी क्या है आपसे पूछता है कोई, तो सर जी बोल दीजिए ये होगा एक तरह से एडल्ट लर्निंग मेथड है। क्या? एंड्रोगोलॉजी। ऑप्शन नंबर A2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडल्ट लर्निंग। वयस्क शिक्षार्थी की विशेषता क्या है। इन चारों ऑप्शन में से क्या विशेषता है आपके एडल्ट जो लर्नर्स होते हैं, लर्नर होते हैं, उनकी क्या विशेषता है। तो उनकी विशेषता क्या होती है ये बताइए आप। देखिए क्वेश्चन समझिए, आंसर दीजिए। तो सर जी वो क्या होते हैं? सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर होते हैं। क्या होता है? सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर होता है। ऑप्शन नंबर A1 बिल्कुल सही होगा। क्या होते हैं वो? सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर्स होते हैं, स्वनिर्देशित शिक्षार्थी होते हैं। क्या आपके एडल्ट लर्नर क्या होते हैं? एडल्ट लर्नर आपके क्या होते हैं? क्या चीज़? सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर्स होते हैं, स्वनिर्देशित शिक्षार्थी होते हैं। ना ही वो टीचर डिपेंडेंट होते हैं, ना ही कंटेंट सेंटर्ड होते हैं, ना ही सब्जेक्ट सेंटर्ड होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं? स्वनिर्देशित शिक्षार्थी होते हैं, सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर होते हैं। ऑप्शन नंबर A1 बिल्कुल सही होगा। वयस्क लोग अपनी पढ़ाई और सीखने की प्रक्रिया खुद नियंत्रित करना पसंद करते हैं। ठीक है, इसलिए वे क्या होते हैं सर जी? सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर होते हैं। ऑप्शन नंबर A1 बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्टीन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। सर जी यहाँ पर आप CPD बता दिए हैं। CPD का फुल फॉर्म क्या है?
आप याद रखना CPD का फुल फॉर्म क्या है, ये आपको दे दिया गया क्वेश्चन में। कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, सतत व्यावसायिक विकास का क्या महत्व होता है? यहाँ पर ये पूछा गया है, तो सर जी क्या होगा यहाँ पर? इस क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए क्या होगा आपके हिसाब से, कमेंट बॉक्स पर बताइए, ईमानदारी के साथ अपना आंसर नोट करिए, सही किए गलत किए। CPD इसका शॉर्ट नेम होता है, आपको याद रखना फुल फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है आपका? अनुदेशक के कौशल में लगातार सुधार करना, जिससे उनके करियर का सही विकास हो सके, करियर डेवलपमेंट हो सके। ये किसका पर्पज होता है? एक तरह से कहिए महत्व होता है, तो किसका होता है? CPD का होता है। तो सर जी ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पर? A2 बिल्कुल सही होगा, करियर डेवलपमेंट। क्या होगा? करियर डेवलपमेंट होगा। ऑप्शन नंबर A2 बिल्कुल सही होगा। मोटिवेट्स द लर्नर्स बिल्कुल नहीं होगा। मोटिवेट्स द लर्नर आपका CPD के लिए नहीं होता, CPD का महत्व ये नहीं होता, मोटिवेट द लर्नर। स्वास्थ्य में सुधार, स्वास्थ्य में सुधार कब से होने लगा? CPD से। प्रशिक्षण प्रदान करना ये नहीं होगा, क्या होगा? करियर डेवलपमेंट होगा। जब आप कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट करेंगे तो आपका क्या होगा? करियर डेवलपमेंट होगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। हाउ टू अचीव द गोल? भैया जो आप गोल बना रहे हैं उसको कैसे प्राप्त करेंगे? लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे? मेक कमिटमेंट, क्या? प्रतिबद्धताएं बनाएं। क्या? मेक कमिटमेंट। तो कैसे पाएंगे आप? तो आप पूछ रहे हैं लक्ष्य कैसे प्राप्त करें, तो कमिटमेंट से कहाँ होगा? केवल कमिटमेंट से कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर जी? मेक अ करियर प्लान। सबसे पहले आपको करियर योजना बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा सर जी? करियर योजना बनाना पड़ेगा। कैसे प्राप्त कर सकते हैं आप? करियर प्लान बना के, मेक अ करियर प्लान बना के आप क्या कर सकते हैं? अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? गोल को अचीव कर सकते हैं। आप क्या करके सर जी वहाँ पर क्या बना सकते हैं? करियर प्लान के थ्रू आप क्या कर सकते हैं? गोल को अचीव कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर A2 बिल्कुल सही होगा। अपने किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए सबसे पहले एक सही और व्यवस्थित करियर प्लान आपको बनाना चाहिए। तो इस चीज़ को बनाने से सबसे आपका ये क्या है? सबसे ज़रूरी कदम है किसी गोल को अचीव करने के लिए। ऑप्शन नंबर A2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। व्हाट आर द गोल दैट हेल्प टू सक्सेस? सफलता में सहायता लक्ष्य क्या है? सफलता में सहायता लक्ष्य क्या है? व्यावसायिक ज्ञान, प्रशिक्षण का विस्तार करें। तो ऑप्शन नंबर A1 तो आपका बिल्कुल सही कह रहा है सर जी। हाँ, ये तो सही कह रहा है कि एक्सपैंड प्रोफेशनल नॉलेज एंड ट्रेनिंग। हाँ, व्यावसायिक ज्ञान और प्रशिक्षण का विस्तार करें, बिल्कुल सही है। सफलता में सहायता लक्ष्य क्या है? एक्सपैंड्स प्रोफेशनल नॉलेज एंड ट्रेनिंग, व्यावसायिक ज्ञान और प्रशिक्षण का विस्तार करें। ऑप्शन नंबर A1 बिल्कुल सही होगा आपका यहाँ पर। बाकी ऑप्शन देख लीजिए। अभ्यास कम करने के लिए कम अभ्यास करें, ऐसे कैसे हो सकता है? और व्यावसायिक संबंधों को हतोत्साहित करके कैसे? अस्पष्ट लक्ष्य, तीन के तीनों आपके नेगेटिव पॉइंट हैं, आपको बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अगर करते थे इसके पहले तो अब नहीं होना चाहिए। क्या होगा इसका आंसर? व्यावसायिक ज्ञान और प्रशिक्षण का विस्तार करें। किसके लिए? सफलता में सहायता लक्ष्य क्या है? वो यही होगा कि व्यावसायिक ज्ञान और प्रशिक्षण का विस्तार करें। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? फिर वैसा ही क्वेश्चन है। विच टाइप ऑफ द सेंटेंस एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन सच एज जो है सरप्राइज एंड और एक्साइटमेंट? किस प्रकार का वाक्य तीव्र भावना जैसी खुशी, आश्चर्य, क्रोध, उत्साह व्यक्त करता है? किस तरह का आपका वहाँ पर वाक्य होगा? किस तरह का सेंटेंस होगा? तो सर जी किस तरह का सेंटेंस होगा? तो वहाँ पर ऐसा सेंटेंस होगा विस्मय बोधक, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होगा। क्या होगा? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होगा। इसके पहले आप घोषणात्मक वाक्य तो समझ चुके हैं, तो आपको पता होगा ये गलत होगा। प्रश्नवाचक में आपका क्वेश्चन मार्क होता है लास्ट में। जैसे मैं आपसे पूछूं आपका नाम क्या है, तो कैसा सेंटेंस है या कैसा सेंटेंस है सर जी? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आदेशात्मक ये भी नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका कहाँ यहाँ पर क्या सही होगा? A4 बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होगा? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। मन की तीव्र भावनाओं जैसे अत्यधिक खुशी, दुख, आश्चर्य को प्रकट करने वाले वाक्यों को एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं या विस्मयबोधक वाक्य कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर A4 बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर आपका याद रखना है, ऑप्शन नंबर 43 का आंसर होगा A4, ठीक है। क्या होगा? A4 होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच टाइप ऑफ सेंटेंस
एक्सप्रेस अ कमांड और एन इंस्ट्रक्शन। किस प्रकार का वाक्य, आपका यहाँ पर किस प्रकार का वाक्य होगा, किस प्रकार का वाक्य होगा जो आदेश या निर्देश व्यक्त करता है। आदेश या निर्देश व्यक्त करता है। आदेश से ही थोड़ा रिलेट कर सकते हैं कि सर जी ऑप्शन नंबर A3 में हमारा आदेशात्मक वाक्य होता है। इम्परेटिव सेंटेंस होता है, क्या होता है, आदेशात्मक शब्द होता है। क्या जो वाक्य आदेश और निर्देश व्यक्त करता है वो कैसा सेंटेंस होता है या कैसा वाक्य होता है सर जी, वो इम्परेटिव सेंटेंस होता है। कैसा होता है, इम्परेटिव सेंटेंस होता है। व्याकरण में जिन वाक्यों का उपयोग हम किसी कोई काम को सौंपने या आदेश देने या निर्देश या कमांड या इंस्ट्रक्शन देने के लिए यूज करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं सर जी, इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर A3 बिल्कुल सही होगा आपका यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या कह रहा है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका क्या कह रहा है, यहाँ पर कुछ लाइन लिखी गई है। क्या कह रहा है, विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज माई बैग इज रेड, मेरा बैग लाल है। ये क्वेश्चन मार्क इस क्वेश्चन का है, ठीक है, आपको याद रखना है। ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, इस क्वेश्चन का, आपके सेंटेंस का नहीं, आपके इस वाक्य का क्वेश्चन मार्क नहीं है। किसका, इस क्वेश्चन का क्वेश्चन मार्क है, बाकी इसका क्वेश्चन मार्क नहीं है। तो पूछ क्या रहा है, बोल क्या रहा है, मेरा बैग लाल है। तो ये किस तरह का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन आपका क्या होगा, डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा। घोषणा कर रहा है, घोषणा कर रहा है कि मेरा बैग लाल है। माई बैग इज रेड, ये क्या कर रहा है, वो घोषणा कर रहा है। ऑप्शन नंबर A1 बिल्कुल सही होगा। ये कैसा कोई सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, आपको याद रखना। कैसा सेंटेंस सर जी, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, घोषणात्मक वाक्य है आपका क्या, माई बैग इज रेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर A1 बिल्कुल सही होगा आपका यहाँ पर, याद रखना है। यह वाक्य सीधे तौर पर एक सामान्य जानकारी या वाक्य फैक्ट बताता है। कौन, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसलिए यह एक क्या है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है जो बता रहा है कि मेरा बैग क्या है, लाल है। क्या है, मेरा बैग लाल है। अगला क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, विच टाइप ऑफ द सेंटेंस इज व्हाट इज योर नेम। मैंने यार इसके पहले इसका आंसर आपको बता दिया कि आपका नाम क्या है, ये किस तरह का सेंटेंस है। देखिए यहाँ पर मैंने बताया था ना, ये कोई एक क्वेश्चन मार्क किसका है, आपके रियल क्वेश्चन का है, और एक क्वेश्चन मार्क किसका, ये आपके किसका है, ये जो लिखा गया है व्हाट इज योर नेम, इसका क्वेश्चन मार्क है ये। तो क्वेश्चन मार्क किस में होता है, प्रश्नवाचक वाक्य में होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है आपका क्या, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह आपका किस में होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। किस में होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। ऑप्शन नंबर A2 बिल्कुल सही होगा, आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे पता है, आपको पहले से पता होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा टफ ये है नहीं है। ठीक है, इसका ज़्यादा सीधा मतलब इसका पहचान होता है जहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा होता है, तो वो क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, व्हाट इज अ शॉर्ट एंड इफेक्टिव प्रेजेंटेशन दैट डिस्क्राइब द बिजनेस। व्यवसाय का वर्णन करने वाली एक संक्षिप्त प्रभावी प्रस्तुति क्या होती है। फीडबैक नहीं होता, विज्ञापन बिल्कुल नहीं होता, बाजार कहाँ से आ गया, बाजार नहीं होता। वो होता है क्या सर जी, बिजनेस पिच होता है। वो क्या होता है सर जी, बिजनेस पिच होता है। वहाँ पर क्या होता है, किसी नए बिजनेस या स्टार्टअप के बारे में निवेशकों को समझाने के लिए बहुत छोटी असरदार प्रेजेंटेशन दी जाती है, जिसे आप सर जी क्या कहते हैं, बिजनेस पिच कहते हैं। क्या कहते हैं, बिजनेस पिच कहते हैं। ऑप्शन नंबर A4 बिल्कुल सही होगा, A4 बिल्कुल करेक्ट होगा, बिजनेस पिच। व्यवसाय का वर्णन करने वाली संक्षिप्त और एक प्रभावी प्रस्तुति क्या है, वो होगी बिजनेस पिच। क्या होगी, बिजनेस पिच। अगला क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है, व्हाट इज द फर्स्ट 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। पहली 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कौन सी है। ये क्वेश्चन यूनिट आपका 16 का है, ठीक है, 16 यूनिट का ये क्वेश्चन है। पहली 3D प्रिंटिंग तकनीकी कौन सी है, तो कौन सी है यहाँ पर वो बताइए आप। तो आपको याद रखना वहाँ पर इसका फुल फॉर्म भी होता है, जहाँ पर होता है स्टीरियोलिथोग्राफी। क्या होता है, स्टीरियोलिथोग्राफी होता है इसका। जो सबसे पहली 3D प्रिंटिंग की तकनीकी कौन सी थी सर जी, ऑप्शन नंबर A2 बिल्कुल सही होगा, स्टीरियोलिथोग्राफी होगा। क्या होगा, स्टीरियोलिथोग्राफी होगा आपका। ऑप्शन नंबर A2 बिल्कुल सही होगा। 3D प्रिंटिंग के आपके ये इतिहास में, हिस्ट्री में सबसे पहला बार खोजी और विकसित की गई तकनीकी का नाम आपका क्या था, स्टीरियोलिथोग्राफी था। क्या था, इसे फुल शॉर्ट नेम में सर जी क्या कहते हैं, SLA भी कहते हैं। क्या कहते हैं, SLA
ए भी कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म क्या होगा, स्टीरियोलिथोग्राफी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। विच डाटा एनालिटिक्स टूल यूज एज आ डाटा विजुअलाइजेशन टूल। ये भी क्वेश्चन नंबर यूनिट 16 का है, 16 का है। डेटा विजुअलाइजेशन टूल के रूप में किस डेटा एनालिटिक्स टूल का उपयोग किया जाता है। तो वहाँ पर पाइथन नहीं होगा, ना ही आपकी आर लैंग्वेज होगा, ना ही एसक्यूएल होगा। वहाँ पर होगा क्या होगा, टैब्लो होगा। क्या होगा, टैब्लो होगा। ऑप्शन नंबर A4 बिल्कुल सही होगा, टैब्लो होगा। आपका ये टैब्लो बिल्कुल सही होगा। डेटा विजुअलाइजेशन के लिए कौन सा टूल यूज करते हैं, टैब्लो का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, टैब्लो का यूज करते हैं। ठीक है, टैब्लो सॉफ्टवेयर एक तरह से क्या है, सॉफ्टवेयर है। कभी शुरू से क्या करता है, टैब्लो सॉफ्टवेयर को विशेष रूप से बड़े और जटिल डेटा को सुंदर और आसान मीन्स मतलब ग्राफ, चार्ट, डैशबोर्ड में बदलने, मतलब डेटा विजुअलाइजेशन के उपयोग में यूज किया जाता है क्या, आपका टैब्लो। ठीक है, कौन सा टूल होता है वहाँ पर, टैब्लो होता है। ऑप्शन नंबर A4 बिल्कुल सही होगा, टैब्लो। ठीक है, कौन सा एनालिटिक्स टूल का उपयोग किया जाता है, टैब्लो। टैब्लो क्या एक तरह से एनालिटिक्स टूल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। व्हाट इज फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी। इस क्वेश्चन का आंसर बहुत इजी होगा अगर आपको पता होगा, नहीं पता है तो इसके बाद इजी हो जाएगा। ठीक है, पहली क्रिप्टो करेंसी कौन सी थी, तो रुपया तो नहीं था, रुपया बिल्कुल नहीं था क्रिप्टो करेंसी। डॉलर भी नहीं था आपका वहाँ पर, इथेरियम भी बिल्कुल नहीं था। क्या था, बिटकॉइन थी सर जी। क्या थी, बिटकॉइन थी। क्या थी वहाँ पर, बिटकॉइन थी। दुनिया की सबसे पहली और सबसे लोकप्रिय डिजिटल ब्लॉकचेन आधारित क्रिप्टो करेंसी आपकी बिटकॉइन थी। सर जी थोड़ा बता दीजिए इसका सन कब था। तो सर जी सन नोट कर लीजिए, 2009 था। सर जी क्या था, 2009 था। आपको याद रखना है इसका सन क्या था। सर जी 2009 था, यहाँ पर इसका सन क्या था, 2009 था। ये सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी कौन सी थी, बिटकॉइन थी। जब कब आई थी, 2009 में आई थी। ऑप्शन नंबर A4 बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। आप 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए हैं ये कमेंट बॉक्स पर बताना है। ठीक है, अगर अभी तक इस चैनल से आप नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए। आपके करियर ग्रोथ से रिलेटेड इस कंटेंट में इस वीडियो में हमेशा प्रोवाइड, इस चैनल पर वीडियो के थ्रू प्रोवाइड करूंगा। और आपके जो दोस्त हैं जो इस CIDS कोर्स को करना चाहते हैं उनके साथ शेयर करिए, क्योंकि उनकी बहुत हेल्प होगी। जहाँ पर मैं उनके साथ क्लास के साथ उनकी हेल्प करूँगा, उनकी मदद करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा कि उनको अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर हों। ठीक है, तो उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कह रहा है, व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, तो क्या होता है, दूरस्थ सर्वर पर डेटा संग्रहित करना। क्या होगा, स्टोर डाटा ऑन रिमोट सर्वर। क्या होगा, स्टोर डाटा ऑन रिमोट सर्वर। आपका क्वेश्चन नंबर 50 का बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर A1 बिल्कुल सही होगा। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब अपने कंप्यूटर या लोकल हार्ड ड्राइव के बजाय इंटरनेट के माध्यम से किसी दूरस्थ सर्वर मतलब रिमोट सर्वर पर डेटा को स्टोर करना और फिर उसके बाद क्या करना, एक्सेस करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर A1 बिल्कुल सही होगा। दूरस्थ सर्वर पर डाटा संग्रहित करना, स्टोर डाटा ऑन रिमोट सर्वर। ठीक है, यहाँ पर 50 क्वेश्चन मैंने जो कि आपसे वादा किया था, 50 क्वेश्चन मैंने दूसरी क्लास में क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। इसकी पहली क्लास होगी, उसको भी देख लेना जाके। तीनों क्लास आपकी इंपॉर्टेंट होंगे। जो दूसरी यहाँ पर ये कंप्लीट हो गई, इसके बाद में इसके बाद जो तीसरी होगी उसको भी कंप्लीट कर दूंगा। आपको इन क्लास को देखना जरूरी। वैसे भी मैंने इसके पहले जो कोई क्लास बनाई है वो भी सारी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, वो भी सारी की सारी इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखना। वहाँ पर मैंने पहले यूनिट वाइज पूरे जितने हो सके मैंने किया, उनको आपको देख लेना जाके। चैनल पर विजिट करिए, नहीं जुड़े तो जुड़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है। यहाँ पर 50 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिया। इसके पहले वीडियो में 50 क्वेश्चन क्लियर कर दिए, जहाँ पर क्या थे, पूरी यूनिट से क्वेश्चन मैं लेके आया था। अभी एक क्लास और होगी आपकी, आपको बताना है 50 में से आपने कितने मार्क्स पाए, मतलब कितने सही हुए आपके। यहाँ पर इस चीज़ को कमेंट बॉक्स पर बताना है और इस वीडियो का फीडबैक ज़रूर देके जाना है। ठीक है, फीडबैक बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, आपके लिए। जब आप फीडबैक देंगे तो वो चीज़ आपकी जेन्युइन होगी, तो उस चीज़ को मैं बिल्कुल अप्लाई करूँगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, फीडबैक देके जाना, सर जी आपकी क्लास अच्छी थी, ख़राब थी, अच्छी लगी तो लाइक करके जाना, नॉलेजेबल थी तो इसके लिए लाइक करके जाना, कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर देके जाना, अपना स्कोर बता के जाना। और एक चीज़ और बता देना कि आप किस ट्रेड से बिलोंग करते हैं, सिर्फ इतना बताना, अपने ट्रेड का नाम। ओके, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, सेहत का ख्याल रखें और अच्छे से पढ़ाई करिए। एग्ज़ाम बहुत करीब है, टाइम वेस्ट करने का ज़्यादा तो टाइम है नहीं। ठीक है।